हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जापान के एक गैंग के बारे में। एक ऐसा गैंग जो जो जापान को कंट्रोल करता था, मतलब कि पूरे तरीके से कंट्रोल। ये कंट्रोल किस हद तक था वो आपको वीडियो में आगे चलते हुए पता चलेगा, लेकिन फिर भी अगर इन शॉर्ट बता दूं तो ये जो गैंग था इसका पूरा कंट्रोल पॉलिटिकल पार्टी से लेकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक हर जगह था। एक टाइम तो आया था जब इस गैंग ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी खड़ी कर दी थी और इलेक्शंस भी जीत लिए थे, जिसके बाद जो इस गैंग का लीडर था वो जापान का पीएम तक बन चुका था। मतलब कैन यू इमेजिन, पीएम वो भी पूरे जापान का। पुलिस को आर्मी को कभी भी मुसीबत होती थी तो भागे भागे इस गैंग के पास आते थे मदद मांगने के लिए। इस हद तक पावर थी इस गैंग के पास। पूरे जापान में इस गैंग को नेशनलिस्ट गैंग कहा जाता था। मतलब कि हर कोई पूछता था कि भाई इनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, इतने अच्छे लोग हैं, देवता लोग हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज की डेट पर इस गैंग को एंटी नेशनल गैंग कह दिया गया है। और इनफैक्ट इस गैंग के तो कई सारे लोग अब इस गैंग को छोड़कर भी चले गए। मतलब कि आने वाले सालों में इस गैंग को शायद कोई याद भी नहीं रखेगा। तो ऐसा क्या हो गया इस गैंग के साथ। ये एक पूरी कहानी नहीं, ये पूरी मूवी है जिसकी शुरुआत से लेकर आखिरी तक आप बस सोचते रह जाओ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है और कोई इंसान इस हद तक कैसे कर सकता है। और इस कहानी की शुरुआत करते हैं 3, 2, 1 में। लेट्स टॉक अबाउट द राइज एंड फॉल ऑफ द यामागुची गुमी गैंग। साल था 1881। जापान के एक शहर कोबे के एक पोर्ट में गरीब फिशरमैन के घर जन्म होता है हारुकिची यामागुची का। यामागुची का बचपन काफी स्ट्रगल में बीता, क्योंकि उसकी फैमिली के पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे। खाने पीने के लिए यहाँ वहाँ जाकर स्ट्रगल करना पड़ता था, खून पसीने की कमाई करनी पड़ती थी। उसके पापा जो थे वो फिशरमैन थे, बट फिर भी अपनी फैमिली को पालने के लिए कभी कभी यहाँ वहाँ से चोरी कर लिया करते थे। देखते ही देखते यामागुची बड़ा होता है और अपने ही फैमिली की तरह ही फिशरमैन भी बन जाता है। मगर साथ ही साथ वो वहीं के लोकल गैंग ओशिमा हिदोयाशी को भी ज्वाइन कर लेता है। मगर साल 1915 में जो होता है उसको आज तक जापान का कोई भी इंसान भुला नहीं पाया है। दरअसल 1915 में ही जन्म होता है जापान का वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट गैंग, जिसका नाम होता है यामागुची गुमी गैंग का। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इस गैंग का जो नाम है वो तो सेम उसी लड़के के ऊपर गया ना जो फिशरमैन बन चुका था। तो आखिर कैसे? तो दरअसल मैंने आपको बताया था कि वो जो प्यारा सा छोटा सा लड़का था उसने एक गैंग ज्वाइन कर ली थी, राइट। और 1915 में वो लड़का क्या करता है कि वो जो ओशिमा गैंग होता है उसके 50 मेंबर्स को अपनी साइड ले लेता है और अपनी ही एक छोटी सी गैंग तैयार करता है जिसका नाम होता है यामागुची गुमी गैंग। शुरुआती दिनों में यामागुची गुमी गैंग का मेन सोर्स ऑफ इनकम एक्सटॉर्शन बनता है। एक्सटॉर्शन मनी लेना शुरू कर देते हैं, मगर धीरे धीरे ये काफी ज्यादा पावरफुल होने लग जाते हैं। यामागुची गुमी गैंग जापान के मोस्टली एरियाज पर कंट्रोल करने लग जाते हैं। मगर तभी 17 जनवरी 1937 के दिन 57 साल की उम्र में यामागुची गैंग के फाउंडर और लीडर हारुकिची यामागुची का निधन हो जाता है। ये वही फिशरमैन का लड़का था जिसने इस पूरी गैंग को बनाया था। अब इसका निधन हो गया था तो आपको लग रहा होगा कि इस गैंग में कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा होगा, राइट। कि सब सोचेंगे अब क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस आदमी का निधन होता है 1937 में। लेकिन 1925 में ही इस गैंग का लीडर एक और इंसान बन जाता है जो कि यामागुची का ही बेटा होता है, नोबुरो यामागुची। नोबुरो यामागुची गुमी गैंग के सेकंड कुमिचो बने, यानी कि सेकंड लीडर, जिन्होंने साल 1942 तक इस गैंग को रूल किया। क्योंकि साल 1942 में नोबुरो की किसी अननोन रीजन से डेथ हो जाती है और 1942 से 1946 तक ये गैंग बिना लीडर के ही काम करती थी। मतलब अगर आपने एनीमे देखे है तो आप सबको पता होगा ये जो गैंग्स होते हैं काम कैसे करते हैं। नीचे कुछ लोग होते हैं, उनके ऊपर उनके लीडर्स, उनके ऊपर उनके लीडर्स, और आखिरी में एक मेन जो बॉस होता है, जो लीडर होता है, मेन लीडर वो होता है। तो मेन लीडर भले ही ना रहा हो, लेकिन जो इनके नीचे लीडर्स थे वो इन सबको कंट्रोल कर रहे थे, इन सबको डिसिप्लिन के साथ रख रहे थे, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना वो बता रहे थे। लेकिन 1946 में इस गैंग को मिलता है इनका लीडर्स ऑफ लीडर, एक ऐसा इंसान जो कि इस पूरी गैंग की परिभाषा ही बदलने वाला था। एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से ये गैंग वो गैंग बना जिसको जापान में वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट गैंग माना जाता है। ये जो लीडर था इसको एक नाम भी दिया गया, गॉडफादर ऑफ गॉडफादर्स, और इस लीडर का नाम था काजुओ ताओका। ताओका एक ऑर्फन था जो कोबे की गलियों में ही मशहूर स्ट्रीट फाइटर के तौर पे जाना जाता था।
ही वॉज अंडर दिस गाइडेंस ऑफ नोबुरो यामागुची। जी हाँ, ताओको का लीडर और मेंटोर और कोई नहीं बल्कि जो सेकंड लीडर था नोबुरो यामागुची वही थे, वही ताओको का असली लीडर था। मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि जो ये नोबुरो था उसने ताओको को गोद ले लिया था, उसको पाला पोसा बड़ा किया, उसे हर चीज समझाई कि गैंग कैसे चलाई जाती है, और वही चीजें ताओको बहुत अच्छे से समझता रहा। लेकिन फिर जब इसके मेंटोर, इसके लीडर की जब डेथ हो जाती है, तब ताओको फाइनली कमान अपने हाथ में पकड़ लेता है और बन जाता है इस यामागुची गैंग का लीडर। ताओको को अच्छे से पता था कि ये गैंग कैसे काम करता है, इसके रोज के मर्राओं के जो काम होते थे उसको भी ताओको अच्छे से समझता था, और फिर उसके बाद उसने इस गैंग को चलाना शुरू किया। ताओको ने इस गैंग को इतना सक्सेसफुली चलाया जितना पिछले 2 लीडर्स नहीं चला पाए थे, और इसमें ताओको की मदद खुद अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA ने करी थी। जी हाँ, CIA ने, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ये CIA थी, जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उनकी नज़र काफ़ी देर से जापान के ऊपर थी, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान काफ़ी टर्मोइल में था, जिसका फ़ायदा CIA ने उठाया और एग्जिस्टिंग क्रिमिनल नेटवर्क्स जैसे कि यामागुची गुमी को इंटेलिजेंस गैदरिंग और ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया। याकुजा का ब्लैक मार्केट पर काफ़ी कंट्रोल था, जिसे CIA अपने इन्फ्लुएंस और इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए लेवरेज कर सकता था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही जापान में कम्युनिज्म काफी तेजी से पावर की तरफ बढ़ रहा था, और उस वक्त एक कम्युनिस्ट पार्टी जिसका नाम जापानीज कम्युनिस्ट पार्टी था, वो धीरे धीरे काफी ज्यादा लोगों के बीच फेमस हो रही थी, क्योंकि इसको डायरेक्ट USSR का सपोर्ट था, और USSR और USA में हमेशा से ही सुपर पावर बनने की होड़ लगी रहती थी। और देखते ही देखते साल 1949 के इलेक्शंस में JCP फुल पावर के साथ इलेक्शंस जीत जाती है, जिस वजह से जापान में एंटी USA सेंटिमेंट्स बढ़ने लगे थे और प्रो USSR सेंटिमेंट्स पनपने लगे थे, और ये सब USA के लिए खतरा साबित हो सकता था। तो CIA ने जापान में राइट विंग पॉलिटिकल फैक्शंस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ताकि कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस के बढ़ते प्रभाव को काउंटर किया जा सके। और फिर यहाँ एंट्री होती है यामागुची गैंग। इनकी जो मेंटालिटी थी, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, वो जो USA के राइट विंग आइडियोलॉजी थी उससे काफी ज्यादा मैच करती थी, और USA को यहाँ पर चांस मिल जाता है। वो यामागुची के साथ हाथ मिला लेता है, उन्हें सपोर्ट करता है ताकि आगे चलकर USA को भी फायदा हो सके। अब जिसपे CIA का डायरेक्ट हाथ हो वो तो पावरफुल बनेगा ही। CIA ने डायरेक्टली यामागुची गुमी गैंग के मेंबर्स का यूज करके कम्युनिस्ट के खिलाफ अटैक्स वगैरह भी करवाने लगे। ना सिर्फ फाइनेंशियल बल्कि आर्म्ड सपोर्ट भी USA यामागुची गैंग को प्रोवाइड कर रही थी। मतलब कि सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि उन्हें हथियार भी देती थी, जो कि दूसरे गैंग मेंबर्स के पास आना बिल्कुल नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था। और वही हथियार की वजह से ये जो गैंग था ये बाकी गैंग्स के ऊपर जाने लगा था। जिसके बाद USA ने यामागुची गैंग से एक के बाद एक ऐसे इंसिडेंट्स करवाए जिससे जो रूलिंग पार्टी थी JCP उसकी इमेज की धज्जियां उड़ने लग गई। और इतने भयंकर बैकिंग के बाद यामागुची गैंग अनस्टॉपेबल बन गया था। उनके पास काफी ज्यादा पैसे आने लगे थे। एक तो उन्हें USA का डायरेक्ट सपोर्ट था, साथ ही साथ वो जापान में हर वो गलत काम करते थे जिनसे उनके पास पैसे आ सके। एक्सटॉर्शन, ट्रैफिकिंग, असैसिनेशन, ब्लैकमेलिंग, और साथ ही साथ पूरे जापान में भर के ड्रग्स का यूज करना, जिससे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल कमा रहे थे। देखते ही देखते यामागुची गुमी ने एंटरटेनमेंट को भी अपने अंडर कंट्रोल ले लिया था, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ऐसा हथियार है जिसे बिना खून बहाए भी जंग जीती जा सकती है। यामागुची गुमी गैंग ने फिल्म स्टार और सेलिब्रिटीज के साथ मूवी वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया था। वो मूवीज बनाते, इनको प्रोड्यूस करते, इनकी स्टोरीज लिखते, और हर मूवीज में अपनी गैंग का कहीं ना कहीं प्रचार करते, और लोगों के दिमाग में अपनी गैंग को कूल और बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाते। और ऐसे ही करके ये अपनी गैंग्स को ग्लोरीफाई करते जा रहे थे। ये बिजनेस इस गैंग के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो रहा था, क्योंकि एक तरफ इनकी इमेज सुधर रही थी और वहीं दूसरी तरफ इनके ब्लैक मनी वाइट हो रहे थे। देखते ही देखते पूरी जापानीज फिल्म इंडस्ट्री पे इस गैंग का दबदबा हो गया था। ये प्रोसेस देख आपको कुछ याद आया? मतलब कि ये प्रोसेस थोड़ा सा जाना पहचाना नहीं लग रहा? जी हाँ, ये प्रोसेस बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है जो कि इंडिया में डी कंपनी करती थी। मूवीज प्रोड्यूस करना, मूवी में खुद को ग्लोरीफाई करना और पूरे इंडस्ट्री में कब्जा करना। अब जैसे जैसे ये जो यामागुची गैंग है ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने आप को ग्लोरीफाई करते जा रहा था, वैसे वैसे लोगों के दिमाग में इनकी इमेज बहुत अच्छी बनने लगी थी, लोगों को इनके लिए सिंपैथी आने लगी थी। एंड देन साल 1950 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी गैंग को एक हीरो बना के रख दिया। सो एक ग्रुप था जिनमें
3 देशों के लोग शामिल थे, चाइनीज, कोरियन और ताइवान के। इस ग्रुप का नाम था अ ग्रुप ऑफ सांगोकुजिन। अब ये जो ग्रुप होता है ये कई सारे पुलिस वालों को बंदी बना लेता है और तब जो कोबे के मेयर थे वो जाते हैं सीधा यामागुची गुमी गैंग के पास और उनसे मदद मांगते हैं। अब जो यामागुची गैंग होती है वो इनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है और सीधा हमला बोल देती है उस 3 देशों के ग्रुप के ऊपर और फाइनली वो ये पूरी जंग जीत जाती है, जिसके बाद वो एक एक पुलिस ऑफिसर को वहां से बचाकर ले आती है। और जैसे वो ये करती है पूरे देश के सामने ये गैंग एक हीरो बन जाती है। इनफैक्ट जो पुलिस वाले होते हैं वो भी इस गैंग को हीरो मानने लग जाते हैं और इनके एहसान के तले दब जाते हैं। इस गैंग को लोग पैट्रियट्स और अपना रखवाला समझने लगे थे, क्योंकि इस गैंग ने उन लोगों को बचाया था जो आम लोगों को बचाते थे, यानी कि पुलिस को। और इस बात ने इस गैंग के लिए काफी पॉजिटिव पीआर का काम करा, जिसके बाद जापान में गैंग कल्चर में भारी भरकम राइज देखने को मिला। साल 1958 से 1963 के बीच याकुजा यानी जापानीज गैंग्स मेंबर्स में 150% की ग्रोथ देखने को मिली थी। करीब 5200 याकुजा गैंग्स एक्टिव हो चुके थे पूरे जापान में, जिसमें करीब 1,84,000 एक्टिव मेंबर्स काम करते थे। ये गैंग्स कई बिजनेस को कंट्रोल करती थी, सोफिस्टिकेटेड गैम्बलिंग और लोन शार्किंग के काम करती थी और स्पोर्ट्स और दूसरे एंटरटेनमेंट में भारी इन्वेस्ट करती थी। ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग और पोर्नोग्राफी में भी शामिल हो चुकी थी कई सारी गैंग्स। मतलब कि आज के टाइम में जापान में एक पार्टी है, रूलिंग पार्टी, वो जानते हो कौन सी है? वो है एलडीपी यानी कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। और जानते हो इसको फॉर्म किसने करा था? और कोई नहीं बल्कि यामागुची गुमी गैंग ने। जी हाँ, ये गैंग इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि इन्होंने खुद की पॉलिटिकल पार्टी भी खड़ी कर दी थी और सिर्फ खड़ी ही नहीं करी थी बल्कि इलेक्शन जीतकर पीएम भी बन चुके थे। साल 1955 में यामागुची गुमी गैंग की मदद से लिबरल पार्टी और जापान डेमोक्रेटिक पार्टी के मर्जर के बाद एक नई पार्टी बनी जिसका नाम लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी रखा गया। ये पार्टी एक राइट विंग आइडियोलॉजी वाली पार्टी थी जो जापान के उस टाइम की सबसे स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी जापान सोशलिस्ट पार्टी को अच्छी खासी टक्कर दे पा रही थी। ये जो जापान सोशलिस्ट पार्टी थी ये लेफ्टिस्ट थी और जो इनकी पार्टी थी ये राइट विंग आइडियोलॉजी वाली थी, तो दोनों के बीच काफी घमासान युद्ध चल रहा था। अब ये पार्टी जो बनी थी इसमें ठीक है नॉर्मल लोग थे, लेकिन इसको पूरा बैकअप मिल रहा था यामागुची गैंग का। मतलब उन्होंने ही ये पार्टी बनाई थी अपने फायदे के लिए। और इस टाइम पर आप समझ रहे हो क्या चल रहा था? यामागुची गैंग बहुत ज्यादा फेमस थी, लोगों के दिमाग में ये गैंग हीरो थी। अब ये किसी पार्टी को सपोर्ट कर रही थी तो लोग इस पार्टी को ऑब्वियसली सपोर्ट खुद करने आ जाएंगे और यही होता है। इलेक्शन के टाइम जो ये पार्टी जिसे यामागुची गैंग ने फॉर्म किया होता है वो जीत जाती है, जिसके बाद जापान का पीएम उस गैंग का ही एक मेंबर था वो बन जाता है। यानी कि अब पूरे जापान को जो कंट्रोल करेगा वो था यामागुची गैंग। अब तक इस गैंग के लिए सब कुछ काफी स्मूथली चल रहा था, सारी चीजें इनके कंट्रोल में थी। लेकिन इस गैंग को इतना ऊपर ले जाने वाला जो इनका लीडर था काजुओ ताकोआ, उसकी 1981 में मौत हो जाती है। और यहीं से शुरू होता है जापान के मोस्ट पावरफुल, मोस्ट फेमस, मोस्ट डेडलिएस्ट गैंग का डाउनफॉल। अब साल 1981 में जब लीडर की मौत हो गई तो जो सेकंड लीडर था, जो मतलब जस्ट उसके नीचे था, उसका नाम था यामामोटो, लेकिन वो जेल में था। तो जो पूरा गैंग होता है वो सोचता है कि हम यामामोटो के रिलीज होने का वेट करेंगे, जब वो जेल से बाहर आ जाएगा उसको इस गैंग का लीडर बना देंगे। लेकिन साल 1982 की शुरुआत में ही यामामोटो की अचानक से मौत हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें चालू हो चुकी थी। गैंग का लीडर था वो मर चुका था, जिसको बनाने वाले थे वो मर चुका था। अब इनके पास टाइम नहीं था कि एक गैंग के लिए पूरा वोटिंग सिस्टम खड़ा कर सके कि भाई वोट करो किसको बनाना है। तो फिर क्या करते हैं, पूरा डिसाइड करके इस गैंग का एक टेम्पररी लीडर बनाते हैं जिसका नाम होता है हिरोशी यामामोटो। उसको एक टेम्पररी लीडर बनाया जाता है और जो सेकंड लीडर बनाया जाता है वो बनाया जाता है मासाहिसा ताकेनाका को। और यहीं से शुरू होता है इस गैंग का बंटवारा, क्योंकि जो इस गैंग का लीडर था हिरोशी यामामोटो, उसको ये जो सेकंड लीडर था वो बिल्कुल पसंद नहीं था। इनके बीच 36 का आंकड़ा था और जब इस दूसरे बंदे को सेकंड लीडर बनाया गया तो हिरोशी को ये बिल्कुल पसंद ही नहीं आया और उसने इस गैंग को छोड़ने का डिसीजन ले लिया। वो इस गैंग से 3000 लोग और 18 छोटे छोटे लीडर्स को लेकर अपनी एक खुद की गैंग बना देता है और अपनी गैंग का नाम रखता है इचिवा काई। ये पूरा डिवीजन एक प्रोफेशनल जेलेसी का नतीजा था, क्योंकि जो ये यामामोटो था इसको एक टेम्पररी लीडर बनाया था, राइट। तो इसको कहीं ना कहीं ये पूरी आशा थी कि अब जो असली सुप्रीम लीडर बनूंगा मैं ही बनूंगा।
और सबको भी यही लग रहा था। लेकिन आगे चलकर जब थोड़े से दिन और बीतते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो यामामोटो था इसको सुप्रीम लीडर नहीं बनाया जाता। इनफैक्ट सुप्रीम लीडर बनाने की जो पूरी बातें चल रही थी वो चल रही थी जो टाकुआ था ना, जो थर्ड लीडर था, जो सबसे तगड़ा लीडर था, गॉडफादर्स ऑफ गॉडफादर, उसकी जो विडो वाइफ थी, मतलब जो उसकी पत्नी थी, उसको, या फिर मासाहिसा ताकेनाका जो कि अभी जस्ट सेकंड लीडर बना ही था, उसको। और जब ये बात यामामोटो के कानों तक पहुंचती है कि भाई साहब मेरे साथ तो दगा हो रहा है, मतलब मेरे को लीडर ना बनाते हुए उसकी पत्नी और ये कोई तीसरा बंदा है इसको बनाया जा रहा है, तो ये चीज़ उसको बहुत बड़ा धक्का देती है। उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और इसीलिए वो इस गैंग से अलग होकर अपनी नई गैंग फॉर्म कर लेता है। और अब जापान की जो सबसे बड़ी गैंग थी वो दो गुट में बट चुकी थी और यहाँ से शुरू होती है इन दो गुटों की लड़ाई। 26 जनवरी 1985 के दिन हिरोशी ने अपने हिटमैन की एक टीम बनाई और ताकेनाका की गर्लफ्रेंड के घर भेजने का डिसाइड किया, जहां ताकेनाका भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ही था जो एलिवेटर का इंतजार कर रहा था। ताकेनाका को देखते ही जो हिटमैन भेजे गए थे उसने ताकेनाका और उसकी फैमिली पर शूट करना चालू कर दिया। कई सारी गोलियां बरसाई गई जिसमें ताकेनाका और उसके कई सारी फैमिली मेंबर्स की मौत हो गई, जिससे नेशनल वाइड एक ब्लड कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया जो यामायुची वॉर के नाम से जाना गया। अब इस गैंग के लीडर को मार दिया गया था तो पूरे गैंग में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा था। इन्होंने दो नए लीडर्स बनाए। यामागुची गुमी गैंग के नए लीडर्स थे काजुओ नाकानिशी और वाकागासीरा योशिनोरी वातानाबी, और इन दोनों ने अपने बॉस की मौत का बदला लेने की कसम खा ली थी। इन्होंने शपथ ली थी कि ये इचिवाकाई गैंग का खात्मा कर देंगे। अब आने वाले कुछ सालों में इस गैंग वॉर में आए दिन खून खराबे होना शुरू हो जाते हैं। कुछ ही सालों में करीब 36 गैंगस्टर मार दिए गए और कई लोगों को गहरे जख्म आए। तकरीबन 300 गन बैटल्स हुई। उस वक्त लोकल न्यूज़पेपर रोजाना स्कोर कार्ड्स पब्लिश करते हैं जिसमें दोनों तरफ के लेटेस्ट बॉडी काउंट्स दिए जाते हैं। ये जंग कई सालों तक चली और आखिरकार यामागुची गुमी गैंग ये पूरी वॉर जीत गई। लेकिन ये गैंग जीत तो गई थी, लेकिन इन्हें इस पूरी वॉर से बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था। इनके कई सारे मेंबर्स मर चुके थे, कई सारे लीडर्स मर चुके थे और कई सारे लीडर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। जो सामने वाली गैंग थी उसके भी बहुत सारे मेंबर्स मारे गए। उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन ली, उन्होंने दूसरे गैंग से भी प्रोटेक्शन ली। इस समय पर टोक्यो में एक और गैंग था जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था जिसका नाम था इनागावा काई, और इनागावा काई ने भी इनकी मदद करने के लिए हाँ कर दी थी। जिसके बाद इन दोनों गैंग में एक शांति का समझौता हो गया जिसमें बाकी बचे हुए इचिवाकाई के डिफीटर्स इचिवाकाई के मेंबर्स को यामागुची गुमी गैंग में फिर से शामिल होने की इजाजत मिल गई। लगातार कुछ सालों तक चले इस गैंग वार से जापान की गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों परेशान हो चुके थे और अब बारी थी इस पर रोक लगाने की। साल 1992 में जापान की गवर्नमेंट ने एंटी बोरियोकुडान लॉ इंट्रोड्यूस किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जापान में 192 वायलेंस ग्रुप पूरे तरीके से डिसॉल्व हो गए। 1992 में बने एंटी गैंग कानून की वजह से गैंग ऑफिसेज बंद होने लगे। गैंग प्रॉपर्टीज की तलाशी लेना और बॉसेस को सीनियर मेंबर्स को उनके अंडरलिंग्स के द्वारा किए गए क्राइम्स के लिए गिरफ्तार करना आसान हो गया। और देखते ही देखते पब्लिक जिस गैंग को अपना सबसे बड़ा हीरो मानती थी उसको एंटी नेशनल समझने लगी थी। उस पब्लिक को उस गैंग से नफरत होने लगी थी। और इस एंटी गैंग लॉ के आने के बाद जो याकुजा मेंबर्स थे, जो लीडर्स थे, जो गैंग्स थी, उनमें भी काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। अब यहाँ पे आप सोचे होंगे जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो तो यामागुची गैंग के कंट्रोल में ही थी ना, तो उन्होंने ऐसा क्यों करा? तो दिस इज पॉलिटिक्स गाइस। मतलब यामागुची के कंट्रोल में वो तब तक थी जब तक वो पीएम नहीं बने थे, जब तक वो रूलिंग पार्टी नहीं बनी थी। बट एक बार जब वो रूलिंग पार्टी बन गई तो उन्हें अपना भी देखना था। उन्हें देखना था कि हम ऐसा क्या करें जिससे ये जो पूरी गैंग है जो हमें डरा के रखती है ये भी साइड हो जाए और हमारी पार्टी भी सबसे ऊपर आ जाए। और ये सही वक्त था जब ये गैंग अपने लोएस्ट पर था। पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर ही शिकार कर दिया और फिर ऐसे ऐसे रूल्स लेकर आए जिसकी वजह से कोई भी गैंग मेंबर्स या कोई भी बड़ी गैंग पॉलिटिकल पार्टी का सामना ना कर पाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज की डेट में यामागुची गुमी गैंग के मेंबर्स खत्म हो चुके हैं या फिर ये गैंग खत्म हो चुकी है, मगर आज की डेट में इस गैंग का जो खौफ था वो बहुत कम हो चुका है और इसकी अब कोई इज्जत भी नहीं है। और इस तरीके से खत्म हुआ एक ऐसा गैंग जिसने जापान के ऊपर लिटरली रूल करके रखा था। अब जापान में कई सारी ऐसी गैंग्स भी आ चुकी है जो कि इसके ऊपर है
और शायद आने वाले टाइम में हमें बहुत सारी गैंग वॉर्स भी देखने को मिल सकती है। बट आई एम प्रीटी श्योर कि कोई भी गैंग इतनी फेमस नहीं हो सकती, इतनी पावरफुल नहीं हो सकती जितनी पावरफुल एक टाइम पर यामागुची गुमी गैंग थी। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।